अन्याय कर रही है और हम 50 साल से ढोते चले जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, कभी फैसले नहीं होते हैं उनके। कौन सी न्याय पद्धति है, कैसी आजादी है? ऐसे ही अंग्रेजों ने इस देश को बर्बाद करने के लिए शिक्षण व्यवस्था चलाई। मैकॉले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता दोस्त के दो कर्मों के लिए। पहला काम जो उसने किया, हिंदुस्तानी न्याय पद्धति का नाश करके अंग्रेजी न्याय पद्धति लाई, और दूसरा नाश मैकॉले ने किया था, हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति का नाश करके अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में उसने चलाई। और अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति जो मैकॉले ने चलाई थी, मैं आपको दुर्भाग्य की एक दूसरी बात बताऊं कि मैकॉले के जमाने में वो चल नहीं पाई। मैकॉले ने जितने कॉन्वेंट स्कूल खोले इस देश में अंग्रेजी के प्रचार के लिए, एक भी नहीं चला, सब बंद हो गए। लेकिन मैकॉले के जाने के बाद 1947 से 1997 के बीच में हजारों कॉन्वेंट स्कूल इस देश में चल रहे हैं। मैकॉले की आत्मा चला रही है शायद उन स्कूल। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल है जरा सुनिए। बंबई में मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल देखा है जिसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। बजरंगबली का कॉन्वेंट स्कूल से क्या लेना देना है, लेकिन है, बंबई में है। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको पता चले गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल। मैकॉले तो मर गया, लेकिन मैकॉले की आत्मा जिंदा। 1835 में मैकॉले ने एजुकेशन ड्राफ्ट तैयार किया और उसकी नीति बना। उस नीति में उसने किया क्या था, अंग्रेजी के स्कूल इस देश में तब चलेंगे जब हिंदुस्तान में संस्कृत के जो गुरुकुल चलते हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये मैकॉले कहा था। मैकॉले ने एक दूसरी बात और कही। वो ये कहता था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसका न्यूक्लियस कौन है, केंद्र बिंदु कौन है? तो वो कहता था गुरुकुल है। क्यों? तो वो कहता था कि गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़कर बाहर जाते हैं, समाज के नागरिक बनते हैं। गुरुकुलों से जो संस्कार लेकर जाते हैं उसी संस्कार के आधार पर समाज चलता है और उसी से संस्कृति बनती है। इसलिए गुरुकुल हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति के केंद्र बिंदु हैं। इन गुरुकुलों को नाश करना बहुत जरूरी है ताकि अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में चले। तो उसने क्या किया था, एजुकेशन एक्ट बनाया। पहले एजुकेशन ड्राफ्ट बनाया, फिर एजुकेशन ड्राफ्ट के आधार पर एजुकेशन एक्ट बनाया। उस एजुकेशन एक्ट में उसने क्या किया कि हिंदुस्तान में जो संस्कृत के गुरुकुल चलते थे उनको पाबंदी लगा दी मैकॉले, कानून से पाबंदी लगा, और संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्यों को बंद कर दिया, उन पर पाबंदी लगा। और संस्कृत के गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिलेगी। 25-25 साल वो संस्कृत के विद्यालय में पढ़ते रहे, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, और 5-6 साल अगर अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ लें तो उनको डिग्री मिल जाएगी। ऐसी व्यवस्था उसने बनाई और गांव-गांव में अंग्रेजी का प्रचार करवाना शुरू किया। और उस अंग्रेजी के प्रचार के लिए उसने एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को खड़ा किया था जिसका नाम था राजा राममोहन राय। हो सकता है अब तक आप इतिहास में पढ़ते आए हो कि राजा राममोहन राय ने देश का बड़ा सुधारा किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने देश का जितना सत्यानाश किया उतना शायद किसी दूसरे आदमी ने नहीं। क्योंकि ये राजा राममोहन राय नाम का ही व्यक्ति था जिसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूलों को खुलना चाहिए इसका प्रचार किया। और राजा राममोहन राय था कौन? हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी इतिहास लिखा है ना जेम्स मिल जैसे लोगों ने, उस अंग्रेजी इतिहास में राजा राममोहन राय का स्थान बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की मदद करता, अंग्रेजों का एजेंट, इसलिए अंग्रेज उसी के इतिहास का गुणगान करेंगे। और आज भी बहुत सारे ऐसे कथित तथाकथित इतिहासकार हैं जो इन्हीं का नाम ले लेके बार बार कहते हैं कि राजा राममोहन राय ने तो सुधारा किया इस देश, सुधारा नहीं सत्यानाश किया इस देश। और अंग्रेज क्या कहा करते थे? अंग्रेज कहते थे कि अगर हम गांव-गांव जाके अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे तो भारतीय जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए एक हिंदुस्तानी एजेंट खड़ा करो, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाओ। तो राजा राममोहन राय वो व्यक्ति गांव-गांव में, गली-गली में, जिले-जिले में प्रचार करने का काम अंग्रेजी शिक्षा का उस आदमी ने किया। और उसके बाद अंग्रेजों ने स्कूल खोले, कॉन्वेंट स्कूल। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि अंग्रेजों के जमाने तक इस देश में कॉन्वेंट स्कूल सफल नहीं हो पाए जितना अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में सफल हो गए। और मैं यही कहता हूं कि मैकॉले तो मर गया, लेकिन मैकॉले की आत्मा हम सबके अंदर बैठी हुई है। और वो मैकॉले की आत्मा ही बैठी हुई है। जब मैं लोगों से सुनता हूं और बात करते हैं लोग, राजीव भाई
हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है। बड़े गर्व से कहते हैं कि राजीव भाई हमने तो बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में करवा दिया। मैंने कहा काहे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में? तो तर्क क्या देते हैं कि राजीव भाई कॉन्वेंट में पढ़ने से बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा स्मार्टनेस की आपकी परिभाषा क्या है? तो बहुत से लोग बता नहीं पाते कि स्मार्टनेस का माने क्या है। तो कुछ लोग कह देते हैं कि कुछ नहीं आता। अरे राजीव भाई कम से कम इतना तो आ जाता है कि वो टाई लगाना सीख जाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि आप अकल के इतने दुश्मन हैं और आंख के इतने अंधे हैं, आपने कभी सोचा है कि ये टाई क्यों लगाते थे अंग्रेज? यूरोप में टाई क्यों लगाई जाती है? इंग्लैंड में टाई क्यों लगाई जाती है? क्यों उन्होंने टाई लगाने की परंपरा शुरू की अपने देशों में? इसलिए उनके देशों में टाई लगाई जाती है क्योंकि यूरोप के सभी देशों में, इंग्लैंड भी उसमें शामिल है, भयंकर सर्दी पड़ती है। और इतनी सर्दी पड़ती है कि एक साल में 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, 7-8 महीने तक सूरज नहीं निकलता। तो जिन देशों में भयंकर सर्दी पड़ती है उन लोगों को बहुत सर्दी जुकाम होता रहता है। और जब बार बार सर्दी होती है, नाक चलती है, तो जेब से रूमाल निकाल निकाल के नाक पोंछनी पड़ती है। तो उन्होंने सुविधा के लिए एक रूमाल गर्दन में बांध लिया ताकि बार बार उसके नाक इसलिए उन्होंने अपने देश में टाई चलाई। अंग्रेजों ने इसलिए टाई चलाई अपने देश में। और टाई का मतलब ही यही होता। टाई का मतलब होता है गर्दन के चारों तरफ लटकने वाला एक रूमाल, जिसका इस्तेमाल क्या है? नाक पोंछने से ज्यादा और क्या इस्तेमाल उसका होता है? तो इंग्लैंड के लोग उसको लटकाते हैं, समझ में आता है। यूरोप के लोग लटकाते हैं, समझ में आता है, क्योंकि बहुत सर्दी जुकाम होता है, बहुत ठंडी पड़ती है। हमने काहे को लटकवा दी अपने बच्चों के गर्दन में? यहां तो साल में 9 महीने गर्मी पड़ती है, और साल में 9 महीने जिन देशों में गर्मी पड़ती है उन देश के बच्चों के शरीर थोड़े खुले खुले रहने चाहिए। हम तो कस के टाई बांध के उनका गर्दन भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये बेवकूफी है, ये इडियोसिटी जो अंग्रेजियत के स्कूलों में से आती है। और दूसरी इडियोसिटी क्या आई है कि इस देश के लोग 3 पीस सूट और पहन लेते हैं ऊपर से टाई लगा। भयंकर गर्मी पड़ती है, साल में 9 महीने गर्मी पड़ती, और मैं जानता हूं कि सूट पहनने वालों को भी अंदर से पसीना आता होगा। लेकिन जब पसीना आता है तो करते क्या है? एसी चला के बैठ जाते हैं उसमें। ये नहीं कि सूट उतार के फेंक दे, लेकिन एसी चला के बैठेंगे सूट पहन। दिमाग की गुलामी देख। और इस देश की अंग्रेजियत की गुलामी का एक दूसरा निशान और दूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लड़कों की जब शादियां होती हैं तो 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ते हैं। घोड़े का और 3 पीस सूट का क्या रिश्ता है? टाई और 3 पीस सूट के पहनकर घोड़े पे नहीं चढ़ा जाता। घोड़े पे चढ़ने की पोशाक ही दूसरी होती है। लेकिन दिमाग की गुलामी इतनी जबरदस्त है कि उसी को पहन के घोड़े पे चढ़ते। एक बार मैं मेरे एक दोस्त की शादी में गया तो मैंने कहा देख तू मुझे अपनी शादी में मत ले चल, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। कहने लगा यार चल तो सही। मैंने कहा अगर तेने सूट पहना और टाई लगाई तो फिर समझ लेना। तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वही पहन के चढ़ गया। मैंने कहा क्यों? कहने तो मना किया था कि नहीं पहनूंगा। कहने लगा राजीव भाई क्या बताऊं, अगर मैं 3 पीस सूट और टाई नहीं लगाऊंगा तो मेरी बीवी मुझसे ब्याह नहीं करेगी। तो मैंने कहा मैंने अपनी बीवी से ये पूछ लिया है कि तू अगर 3 पीस सूट और टाई पहनेगा तो तेरी बीवी स्कर्ट पहनने को तैयार है? क्योंकि यूरोप की परंपरा में अगर पुरुष 3 पीस सूट और टाई पहनता है तो महिला उसके साथ स्कर्ट पहन के घूमती है। तो तू अपनी बीवी से पूछ कि वो साड़ी पहनना छोड़ दे, स्कर्ट पहनकर घूमेगी तेरे साथ? कहने लगा यार ये तो मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा फिर ये आधा आधा चक्कर क्या है? तू तो हो रहा है अंग्रेज और तेरी बीवी को हिंदुस्तानी रखेगा। ये खिचड़ी तो कभी नहीं पकने वाली। या तो बीवी भी तेरी अंग्रेज हो जाए, तू भी अंग्रेज हो जाए, तब तो समझ में आता। या दोनों हिंदुस्तानी हो जाए तब समझ में आता। ये आधा आधा चक्कर तो बड़ा गड़बड़ वाला। लेकिन है इस देश में, पता नहीं पत्नियां कैसे बर्दाश्त करती हैं अपने पतियों को कि वो 3 पीस सूट और टाई लगा के घूमते हैं लेकिन खुद साड़ी पहनती है। कभी मिडी नहीं पहनती, कभी स्कर्ट नहीं पहनती, लेकिन खुद साड़ी पहनती है। पतियों को अंग्रेज बनाने को सब तैयार है। ये सिर्फ मानसिक गुलामी है और कुछ नहीं। स्मार्टनेस कभी सूट बूट से नहीं आती, स्मार्टनेस टाई लगाने से नहीं आती,
स्मार्टनेस की परिभाषा तो हिंदुस्तान में कुछ और है, दिमाग की बुद्धि से आती है, ज्ञान से आती है। कपड़े पहनकर अगर किसी आदमी का परिचय करना आपने शुरू किया तो जिंदगी में हमेशा धोखा खाएंगे, क्योंकि इस देश में जिसने कपड़े त्यागे हैं वो बहुत बड़ा हुआ है। फकीर जो इस देश में है वो ऊंचे माने जाते हैं। अगर कपड़ा ही पहनने वाले लोगों का आप पहचान करना शुरू करेंगे तो भगवान महावीर स्वामी में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर कपड़े पहनने वालों की पहचान करेंगे तो कबीर में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, रैदास में कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस देश की तो परंपरा है कि जो फकीर हुआ है वो इस देश में ऊंचा हुआ है, जिसने त्याग किया है वो ऊंचा हुआ है। कपड़े पहनने वाले इस देश में कभी ऊंचे नहीं होते। भगवान राम भी जब तक राजकुमार थे और महल में रहते थे कोई नहीं जानता था उन्हें, और महल त्याग दिया, कपड़े छोड़ दिए, वन वन घूमे 14 साल तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। सिद्धार्थ नाम का राजकुमार जब महल में रहता था कोई नहीं जानता था, महल छोड़कर निकल गया तपस्या के रास्ते पर, कपड़े भी छोड़ दिए और सब छोड़ दिया तो भगवान हो गए। क्यों हो गए? कपड़े पहनने से आदमी की पहचान नहीं होती। महात्मा गांधी भी 3-piece सूट और टाई लगाते थे, नौकरी करते थे जोहान्सबर्ग में। उसके बाद महात्मा कब हुए? जब लंगोटी धारण की थी और एक ही लंगोटी में पूरा शरीर लपेटते थे, तब महात्मा हुए थे। 3-piece सूट और टाई लगा के महात्मा नहीं हुए। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो आप कपड़े में किसी की स्मार्टनेस तलाशते हैं। स्मार्टनेस कपड़े में नहीं होती है, दिमाग में होती है, बुद्धि में होती है, कर्म में होती है, चरित्र में होती है। स्मार्टनेस इसमें देखी जाती है। हो सकता है चरित्र से बर्बाद हो। इस देश में तो दुर्भाग्य यही कि जो चरित्र से बर्बाद है, लंपट है, लुच्चा है, गुंडा है, बस बढ़िया 3-piece सूट और टाई लगाए हुए है तो जय जयकार है उसकी। और हो सकता है दिखने में फकीर जैसा लगता हो, बेवकूफ जैसा लगता हो, उल्टे सीधे कपड़े पहनता हो, लेकिन दिमाग उसका किसी 7वें आसमान से भी ऊपर चलता हो तो आप तो उसको बुद्धू कर देंगे। सबसे बड़ा धोखा तो आप यही खा रहे हैं कि किसी के कपड़े की पहचान से आप स्मार्टनेस तय कर रहे हैं। इसलिए ये बेवकूफी में से बाहर निकल आइए। आपके बच्चे टाई लगा के स्मार्ट नहीं बन रहे, इडियट बन रहे हैं। और ये अंग्रेजियत की ही देन है आपके देश को कि जिस देश में साल में 9 महीने गर्मी पड़ती हो उस देश के लोग मोजे चढ़ाकर जूते पहने। ये अंग्रेजियत की देन। और क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है तो पैर में पसीना आता है, पैर में पसीना आता है तो मोजा उससे भीगता है। फिर उसके बाद जब मोजा उतारा जाता है तो पूरे घर में उसकी बदबू आती है, लेकिन मोजा पहनना बंद नहीं करते, वो चढ़ाए चढ़ाए घूमते रहते हैं। कहां से आई है ये गुलामी? इसी अंग्रेजियत के सिस्टम में से, इसी कॉन्वेंटियन एजुकेशन में से। तो आपके बच्चे स्मार्ट बनने नहीं जा रहे हैं, इडियट बनने जा रहे हैं उन अंग्रेजी के स्कूलों में। जब आप देखें, बहुत सारे लोग मुझको तर्क दे देंगे, राजीव भाई अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और मैं उनको कहता हूं कि इस समय दुनिया में 200 देश हैं और 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। 188 देश ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी चलती नहीं। अगर दुनिया के 150 देशों में अंग्रेजी चलती तो मैं मानता कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मुश्किल से 12 देशों में अंग्रेजी चलती और 188 देशों में अंग्रेजी चलती नहीं। उन देशों की अपनी मातृभाषाएं चलती, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है अंग्रेजी। कभी कभी लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है। मुझे बहुत लोग तर्क देते हैं कि राजीव भाई जो शब्दावली अंग्रेजी में है वो कहीं किसी भाषा में हो नहीं सकती। उससे बड़ा बेवकूफ मैं किसी को मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ये गिनने की कोशिश नहीं की कि अंग्रेजी में शब्द कितने हैं। कुल मिलाकर अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? मुश्किल से अंग्रेजी में इस समय कुल मिलाकर मूल शब्द, ओरिजिनल शब्द 12,000 हैं बस। और आपको मालूम है गुजराती में कितने शब्द हैं मूल शब्द? आज की तारीख गुजराती में 40,000 शब्द हैं। तो गुजराती बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी? मराठी में कितने हैं? मराठी में 48,000 शब्द हैं, अंग्रेजी में मात्र 12,000 है। अंग्रेजी से 4 गुना ज्यादा मराठी में और अंग्रेजी से 3.5 गुना ज्यादा गुजराती में। और हिंदी में कितने हैं? 72,000 शब्द हैं हिंदी में। और संस्कृत में कितने हैं? 1.5 लाख शब्द हैं संस्कृत में। और अंग्रेजी को मैं दुनिया की सबसे रद्दी भाषा मानता हूं। पता है क्यों? अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है शब्द? काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल और फूफा के फूफा भी अंकल, सब अंकल।
काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, फूफी की फूफी भी आंटी, सब आंटी। आप जरा मुझे बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क है कि नहीं है? मौसी में और मामी में फर्क है कि नहीं है? क्या आप मौसी को मामी बना सकते हैं? या फूफा को मौसा बना सकते हैं? या मौसा को फूफा बना सकते हैं? ये अंग्रेज तो बना लेते हैं, सब उनके अंकल हैं, सब उनकी आंटी। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं है अपने रिश्तों को कहने के लिए। और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं होते, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। और ये अंग्रेजी कैसी बेवकूफी की भाषा है। आप इंग्लैंड में जाइए, कोई आपसे कहेगा टुडे, टुडे माने आज, TODAY। और आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में तो आपको कहेगा टुडाई, टुडाई, टुडाई। मतलब क्या? TO2 और DIE, डाई माने मरने के लिए। कह रहा है टुडे, लेकिन आपको सुनाई देगा टुडाई, टुडाई, टुडाई। मतलब क्या है? ब्रिटेन में एक प्रोनाउंसिएशन, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रोनाउंसिएशन, कनाडा में चले जाइए तीसरा प्रोनाउंसिएशन। जिस भाषा के शब्दों के उच्चारण बदलते हो एक देश से दूसरे देश में, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। और इसलिए भी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, कि अंग्रेजी की व्याकरण कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग कभी भी एक जैसी नहीं रहती। 17वीं शताब्दी में दिस लिखा जाता था TIS, आज लिखा जाता है THIS। क्यों? 17वीं शताब्दी में यू लिखा जाता था THOU, दाऊ, आज लिखा जाता है YOU। क्यों? जो 17वीं शताब्दी में वही। संस्कृत में 1000 साल पहले जो लिखा जाता था वही 1000 साल बाद लिखा जाता, और अगले 1000 साल बाद भी वही लिखा जाएगा। ये अंग्रेजी एक ऐसी घनचक्करी भाषा है जिसमें हर बार शब्द के स्पेलिंग बदलते हैं, हर बार शब्दों के व्याकरण बदलते हैं। इस भाषा को कैसे हम कहें कि ये दुनिया की अच्छी भाषा? और सबसे आखिरी बात, अंग्रेजी इसलिए भी बर्बादी भाषा है कि ये आपकी मौलिक चिंतन की शक्ति को रोक देती है। आपको मालूम नहीं है, जब आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनके ऊपर कितना कष्ट होगा। आप अगर आपके घर में गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, और आपके बच्चे को कोई सवाल दीजिए गुजराती में और मराठी में, वो जितनी जल्दी याद करेगा, अगर उसी सवाल को अंग्रेजी में दे दीजिए तो उससे 6 गुना ज्यादा समय लगेगा उसी सवाल को याद करने। अगर गुजराती और मराठी में कोई बच्चा 1 घंटे में सवाल याद कर सकता है, तो वही सवाल अंग्रेजी में 6 घंटे में उसको याद होगा। और याद नहीं होगा, वो रटेगा उसको, और रटने के बाद इम्तिहान में लिख आएगा। इम्तिहान में लिख कर आने के 1 दिन बाद पूछ लीजिए कि तुमने कल क्या लिखा, उसको कुछ नहीं मालूम उसने कल क्या लिखा। कक्षा 8 में जिस बच्चे ने अभी छमाही इम्तिहान दिया, 3 महीने बाद पूछ लीजिए क्या लिखा है तुमने, उसको कुछ नहीं मालूम। कक्षा 7 में वो क्या पढ़कर आया है, उसको कुछ भी याद नहीं है कक्षा 7 में उसने क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने अंग्रेजी के बहाने उसको पोपट बना दिया, तोता बना दिया। रटो 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 रटो, याद नहीं कर रहा तो रट रहा, और रटी हुई चीज कभी भी याद नहीं होती, वो हमेशा भूलेगा बच्चा। तो आप तो अपने बच्चे को गधा बना रहे हैं, इंटेलिजेंट बनाने के नाम पर आप उसको गधा बना रहे हैं। और कैसा गधा बनाते हैं ये अंग्रेजी स्कूल वाले लोग, उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरा बचपन ऐसे ही स्कूल में बीता, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मेरे मां और पिताजी को मानता हूं कि अपनी झूठी शान के लिए उन्होंने मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया। उसका नतीजा क्या निकला, मैं एक ही उदाहरण से समझाता हूं। मैं जब कक्षा 9 में पढ़ता था अंग्रेजी के स्कूल में, तो मुझे गणित पढ़ाया जाता था। मार मार के मुझे 2 फॉर्मूले याद कराए गए। x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब क्या होता था कि रटने के चक्कर में मैं प्लस का माइनस करता था, माइनस का प्लस करता था, और हमेशा घन चक्कर होता था। तो फिर मेरी पिटाई होती, मार खाता था, बेइज्जती होती। और एक बार ये हालत हो गई कि मेरे माँ बाप ने मेरा ट्यूशन लगा दिया, और ट्यूशन लगा दिया 6 महीने सब काम बंद करके मैंने ये 2 ही फॉर्मूले रटे, और 6 महीने जिन 2 फॉर्मूलों को रटने में मैंने बर्बाद किया, आज जिंदगी के इतने साल के बाद मुझे मालूम नहीं कि उनका कहां इस्तेमाल करूं, क्या इस्तेमाल करूं। माने जिन 2 चीजों के लिए मैंने 6 महीने का समय बर्बाद किया,
बेइज्जती हुई मेरी क्लास में, पिटाई हुई मेरी, बर्बादी हुई मेरे समय की, लाखों लाखों हजारों हजारों घंटे मेरे बर्बाद हो गए, टेंशन इतना लिया मैंने दिमाग में, उन दोनों का मैं करूं क्या? वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरे किसी काम में नहीं आता। और इसके विपरीत आपको एक दूसरी बात बताऊं, मेरे ही अपने जीवन की, मेरी दादी ने मुझको एक पहाड़ा सिखाया, एक सवाया, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 2.25 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना, और ये पहाड़ा मेरे जीवन में हर समय काम में आता। जहां भी जाता हूं हर समय मेरी दादी का पढ़ाया हुआ पहाड़ा मुझे काम आता। लेकिन मेरे पीएचडी होल्डर अध्यापकों ने जो पढ़ाया वो कभी जीवन में काम नहीं आया। तो किसको मैं बड़ा कहूं, मेरी दादी ज्यादा पढ़ी लिखी है कि ये पीएचडी होल्डर अध्यापक ज्यादा पढ़े लिखे? लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आज की परिभाषा में मेरी दादी तो साक्षर ही नहीं है, क्योंकि वो लिख नहीं सकती। इसका माने आपने टेलीविजन पर रोज देखा, साक्षर माने क्या है? जो का लिख सके, जो खा लिख सके, जो एबीसीडी लिख सके, वो साक्षर। और जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ मुझे पढ़ाती है तो साक्षर नहीं है। और जिन्होंने मुझे साक्षर बना भी दिया वो मेरे जीवन में कभी काम आने वाला नहीं। तो मैं कहूं किसको साक्षर, किसको साक्षरता की जरूरत है? मेरे पीएचडी होल्डर उस अध्यापक को या मेरी दादी को? और आपको एक दूसरी राज की बात और बताऊं, ज्ञान का डिग्री से कोई रिश्ता नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा क्योंकि डिग्री अच्छी मिलेगी। डिग्री मिल जाने से ज्ञान नहीं आता, और अगर डिग्री मिलने से ही ज्ञान आता तो तुलसीदास को जरूर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना पड़ता। जरा बताइए, तुलसीदास कौन सी यूनिवर्सिटी में से पीएचडी करके आए? तुलसीदास पर आज पीएचडी की जाती है, लेकिन तुलसीदास ने खुद कभी किसी पीएचडी होल्डर डिग्री में वहां से काम नहीं किया। वाल्मीकि ने कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की थी? या भगवत गीता जिन्होंने लिखी व्यास जी ने, वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे? और आप बताइए, दुनिया जहान की सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें भगवत गीता में है कि नहीं है? जीवन के एक एक क्षण में जहां हम फंस जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा ज्ञान हमको गीता देती है। रामचरितमानस और गीता ये दो ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं। रामचरितमानस हमको ये सिखाती है हमेशा कि जीवन में क्या क्या करना चाहिए, और गीता ये बताती है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ज्ञान जो पुस्तकें देती हो वो किसी डिग्री होल्डर की लिखी हुई पुस्तकें नहीं। और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में इतने डिग्री होल्डर पैदा हो रहे हैं, एक दूसरी महाभारत कोई क्यों नहीं लिख देता आज, या दूसरी रामायण क्यों नहीं लिखी जाती इस देश में, या दूसरी ऐसी कोई कृति क्यों नहीं पैदा हो रही है जो कालजयी हो और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक लोगों को राह दिखाए और रास्ता दिखाए। आज तो बड़े बड़े टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटी, टॉपर होने से, यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने से, कॉलेज की डिग्री मिलने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो किसी और चीज से आता है, चिंतन से आता है, मनन से आता है, प्रज्ञा पैदा होती है तो ज्ञान पैदा होता है। और वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्कूल में जाए बच्चा तभी पैदा हो। दुनिया के ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में मैं जानता हूं जो कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए नियम सब पढ़ते हैं। न्यूटन कक्षा 9 में फेल हो गया और उसके बाद वो स्कूल नहीं गया, लेकिन न्यूटन की बनाई हुई तमाम चीजें दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। आइंस्टाइन गया नहीं स्कूल, फेल हो गया था, उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, और आइंस्टाइन का दिया हुआ फॉर्मूला सारी दुनिया में चलता है। क्यों? अगर स्कूल से और डिग्रियों से ही ज्ञान मिलता होता तो न्यूटन तो ज्ञानी होता ही नहीं, आइंस्टाइन भी अज्ञानी होता, लेकिन ऐसा नहीं। और हिंदुस्तान में ऐसे तमाम दूसरे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं ज्ञान कभी भी डिग्रियों से नहीं मिलता। और ज्ञान और शिक्षा में बहुत फर्क है, शिक्षा और विद्या में भी बहुत फर्क है। हम लोग हमेशा ये फर्क भूल जाते हैं। हम लोग एजुकेशन को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि एजुकेशन का मतलब कुछ भी नहीं। और मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी माध्यम की एजुकेशन में तो जितना पढ़ाया जा रहा उसका 95% एकदम बेकार है, बोगस, किसी काम में नहीं आता। और आपके बच्चों को मार मार के जबरदस्ती वही पढ़ाया जाता है जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आता। मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता हूं, लोग बेचारे अपने बच्चों पे कितना अत्याचार करते हैं। बेटा अंकल आए हैं, जरा कविता तो सुनाओ, तो बेटा शुरू हो जाता, बाबा ब्लैक शीप हैवी यूनिफुल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब उस बच्चे से पूछ रहा हूं तुमको मालूम है ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या? नहीं अंकल मुझको नहीं मालूम। तो काहे को रटवा दिया उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? काहे को रटवा
दिया उसको बाबा ब्लैक शीप। उसको मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या, लेकिन बेचारा रटे हुए सुना चला जा रहा, पोपट की तरह से, तोते की तरह। आप अपने बच्चों को ज्ञानी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनको गधा बना रहे हैं। गधा क्या होता है, कभी अपने दिमाग से नहीं सोचता। मालिक जो लादता चला जाता है, लादता चला जाता है, उसी को लेता हुआ चुपचाप बेचारा चलता जाता है। आप ही बच्चों के ऊपर जो बस्ता लादते चले जा रहे हैं, लादते चले जा रहे हैं, लादते चले जा रहे हैं। बच्चों का वजन अब बस्ते के वजन से बहुत कम है, बस्ते का वजन 2 गुना ज्यादा। पता नहीं क्या करने वाले हैं आप अपने बच्चों को। ऐसे नरक में आपने ढकेल दिया है। उन बच्चों के दिल की आप स्थिति आप नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है क्या तकलीफ होती है, क्या दर्द होता है। आपकी झूठी शान और आपकी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में बच्चे को क्या क्या बर्बाद करना पड़ता है अपने जीवन में। और आजकल वो अंग्रेजियत के स्कूल तो ऐसे स्कूल बन गए हैं, बिल्कुल बच्चों को जैसे बकरे को हलाल किया जाता है ना, वैसे हलाल करते हैं। होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो। और उस होमवर्क को कराने के लिए फिर आपको ट्यूशन रखवाना पड़ता है अपने बच्चों का। और वो ट्यूशन वाला और आपका बच्चा क्या पढ़ता है आपको मालूम ही नहीं। मेरी मां को मालूम नहीं होता था कि उसका बेटा क्या पढ़ा। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ता है। अगर मातृभाषा में पढ़ता होता तो मेरी मां जानती कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा। आपको अपने बच्चे के बारे में मालूम नहीं है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ रहा है। और जिस दिन मां और बेटे का ये रिश्ता खत्म हो जाता और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता, उसी दिन बच्चे का सत्यानाश शुरू हो जाता। दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मां से बड़ा गुरु बच्चे का कोई नहीं होता। और अंग्रेजियत का एजुकेशन सिस्टम मां और बच्चे के बीच में दीवार बन के खड़ा होता। इसलिए मां अलग होती है, बच्चा अलग होता है, और एजुकेशन तीसरी ही रास्ते में जाता है। ऐसी शिक्षा का करें क्या, और वो शिक्षा दे क्या रही है? सिवाय बेरोजगारों की एक फौज पैदा करने के इस देश में दिया क्या है इस स्कूली शिक्षा ने, कॉलेज की शिक्षा। और वो मैकॉले सही कहा करता था कि हमको इस देश में एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो शरीर से हिंदुस्तानी हो, आत्मा जिसकी अंग्रेज हो। वो फौज इस देश में हम देखते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा गालियां देते हैं भारतीय संस्कृति में, सबसे ज्यादा गालियां देते हैं अपने देश में, और सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं अमेरिका की और यूरोप की। और यही वो बच्चे हैं कॉन्वेंट से जो निकल कर आते हैं, वही हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका भागते हैं और यूरोप भागते हैं। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को वो कहते हैं कि दकियानूसी, अंधविश्वास, और यूरोप की परंपराओं को वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिकता, इसी में डेवलपमेंट। माने अपनी संस्कृति को गालियां देना और दूसरी संस्कृति के लिए लार टपका के खड़ा होना, ये मानसिक गुलामी का सबसे पहला लक्षण होता है। वही लक्षण लिए आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं स्कूलों में। अंग्रेज जो नहीं कर पाए अपने जमाने में पूरी ताकत लगा के, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में गांव गांव में, गली गली में, और अब तो ऐसा सत्यानाश हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा दो जाके किसी कॉन्वेंट स्कूल में, 20-25 हजार का डोनेशन देना है वो भी दे। ये काहे की दौड़ है? किधर भाग रहे हैं? जा किधर रहे? एक मिनट खड़े होकर समझने की कोशिश करिए कि आप कर क्या रहे। और मैकॉले की आत्मा अगर आपके दिल में नहीं बैठी हुई है तो क्यों ये फैसले करते हैं? क्योंकि यूरोप के देशों में और अमेरिका में और इंग्लैंड के देशों में कॉन्वेंट स्कूल क्यों चलाए गए? उनका अपना इतिहास, और वो इतिहास ये है कि यूरोप के देशों में बच्चे लावारिस छोड़े जाते थे। हजारों साल उनके यहां ये परंपरा रही। बच्चे को पाला नहीं जाता था। हजारों साल बच्चों को लावारिस छोड़ने की परंपरा रही है यूरोप में और इंग्लैंड में। बच्चे पैदा हुए चर्च के सामने छोड़ दिए, बच्चे पैदा हुए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तो जो बच्चे लावारिस होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, उनके लिए वहां कॉन्वेंट स्कूल खोले जाते हैं। और कॉन्वेंट का माने ही होता है कि ऐसे बच्चों का स्कूल, ऐसा स्थान जहां पर लावारिस बच्चों की पढ़ाई होती हो, जिनके मां नहीं, जिनके बाप नहीं। हमारे यहां तो मां भी है और बाप भी है। मम्मी और पप्पा के होते हुए कॉन्वेंट में भेजना, इसका माने क्या? मम्मी पप्पा के होते हुए उनको लावारिस बनने के लिए जबरदस्ती भेजा कि जा बेटा तू कॉन्वेंट में पढ़ते। कुछ नहीं मिल रहा है उस शिक्षण पद्धति से सिवाय बर्बादी के, इस देश के समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, हर चीज की बर्बादी, और सबसे ज्यादा दिमाग का तनाव जिसमें आप फंसे हैं रात दिन। और उस दिमागी तनाव से अगर कोई सुखद रचनात्मक काम होता तो समझ में आता, कुछ भी नहीं हो रहा। और एक आखिरी बात है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत इस देश से नहीं। गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज रहें या न रहें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजियत जानी चाहिए।
और अंग्रेजियत जानी चाहिए तो वो सारी की सारी अंग्रेजों की व्यवस्था की बात करते। अंग्रेजियत का माने उनसे कोई पूछे तो वो कहते थे कि अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था वो इस देश से जानी